द विंडो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। क्लर्क ने देख के बताया कि कितना किराया होगा। ही फिगर्ड, कैलकुलेट किया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। उसने 1 मिनट नजर उठा के देखा, क्योंकि चार्ली का पहनावा उन सब में अजीब था, क्योंकि चार्ली प्रेजेंट वर्ल्ड से गया था। ऑब्वियसली उसका अटायर जो है वो इन लोगों से डिफरेंट था। तो उसने ऊपर नजर उठा के देखा, क्या देखा? चार्ली का जो हेडबैंड था, फैंसी हेडबैंड। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने कैलकुलेट करके फेयर बता दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। और चार्ली के पास इतने पैसे थे कि वो मियाँ बीवी दोनों, चार्ली और लुइसा, एक तरफ से जा सकते हैं वन वे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब चार्ली ने पॉकेट से अपने पैसे निकाल के डॉलर्स काउंट करे तो वो एकदम से घूरने लगा। कौन? टिकट काउंटर पे जो आदमी बैठा था वो घूरने लगा। ही स्टार्टेड स्टेयरिंग चार्ली। व्हाई? ही नोटेड एट द बिल्स। उसने इशारा किया ऐसे, दैट एन मनी मिस्टर। ए भाई साहब, क्या है ये? क्या फर्जीवाड़ा है ये? पैसे क्या लेके आए हो तुम? He said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. और देखो, तुम अगर मुझे उल्लू बनाने की सोच रहे हो तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। समझ में आ रही है? ये नकली नोट है, लेके जाओ यहाँ से। And he glanced at the cash drawer beside him. और फिर उसने अपनी जो कैश ड्रॉअर थी जहाँ वो पैसे रखता था वो देखी। तब चार्ली की नजर पड़ी उन पैसों पे। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. अब अभी जब हमारे नोटबंदी हुई थी तो नोट हमारे काफी बड़े बड़े नोट थे। अब इतने से वो चूरन जैसे रंग बिरंगे छोटे लाल पीले, पहले बड़े बड़े नोट थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है करेंसी का साइज, डिनोमिनेशन जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। तो चार्ली प्रेजेंट एरा से आया था, चार्ली के नोट बड़े छोटे थे और डिफरेंट भी थे। यहाँ जो करेंसी चल रही थी 1894 में, देवर हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। और देखने में भी ऑफ कोर्स डिफरेंट थे। इसीलिए वो टिकट काउंटर वाला कह रहा था कि ये नकली नोट है। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। चार्ली ने फौरन कल्टी मारी। इसी में भला था, वरना गड़बड़ हो जाती है अगर वो पुलिस उसको फोन कर देता। ही गॉट आउट फास्ट। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अब चार्ली कह रहा है कि 1894 में सब चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन जेल तो 1894 का भी नहीं अच्छा होगा। जेल तो हर एज में कहीं चले जाओ तुम, 1894 क्या 70-84 में चले जाओ, तब भी जेल तो जेल है। अगर उसने कंप्लेंट कर दी और इसको पुलिस पकड़ के ले गई तो जेल में जाना पड़ेगा। तो वो वहां से भाग लिया। एंड दैट वाज दैट। तो ये स्टोरी यहीं खत्म हुई। चार्ली की जो ग्रैंड सेंट्रल पे विजिट होती है उसको बता रहा है, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। जिस रास्ते से चार्ली थर्ड लेवल आया था उसी से वापस चला गया, आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अगले दिन जब लंच का ब्रेक हुआ तो चार्ली बैंक गया अपनी। चार्ली ने क्या किया? ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। उसने अपनी बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही, $300-350 थे लगभग, वो उसने निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब चार्ली ने क्या किया? उन $300 की चार्ली ने एक पॉन शॉप पे जाके पुरानी जो 1894 में करेंसी चलती थी वो ले ली। क्यों? क्योंकि चार्ली को जाना था दोबारा। चार्ली के पास पैसे नहीं थे, वरना तभी चार्ली ने टिकट खरीद लिए होते। इसलिए उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी ली। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब चार्ली का जो दोस्त है उसको इस बात से काफी टेंशन हो गई, क्योंकि उसे यही लगता है कि चार्ली झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज व्हाई ही वाज वरीड। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो आप पुरानी करेंसी किसी भी कॉइन डीलर या पॉन शॉप होती है उससे ले सकते हैं जहां एंटीक पुरानी चीजें मिलती हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स चार्ज, आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, आपको आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको घर शिफ्ट करना है, उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको प्रीमियम देना है, कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं आपको। तो अगर $100 की चाहिए तो आपको पूरे 100 नहीं मिलेंगे, 90 मिल जाएंगे, 95 मिल जाएंगे, 85 मिल जाएंगे, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो इसके जो $300 थे प्रेजेंट टाइम के, उसके रिटर्न में 1894 वाली करेंसी में कितने मिले? लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। शायद 190-185 इसी के आसपास मिले होंगे। बट आई डिडंट केयर। लेकिन उससे चार्ली को फर्क नहीं पड़ा। ये लॉस था चार्ली के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। क्यों? एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। 1894 में जो अंडे थे वो कितने के थे? 13 सेंट्स अ डजन, 13 पैसे के एक दर्जन। तो जब इतना सस्ता है तो $190 भी हुए तो बहुत होंगे भाई। बट हाउ डू यू थिंक चार्ली नोज एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन 1894? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बट I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. लेकिन वो करेंसी लेने के बाद चार्ली ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वो कॉरिडोर मिला नहीं जो धोखे से उसे मिल गया था।
चार्ली ने ढूंढा नहीं था, ये चार्ली का कहना है कि मुझे तो वो मिल गया, मैं एक आर्च डोरवे से गया अंदर और ये कॉरिडोर आया, एक टनल आई, सीढ़ियाँ आई और मैं थर्ड लेवल पहुंच गया। लेकिन अब चार्ली ढूंढना चाह रहा है तो भी उसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल नहीं मिल रहा है, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, जबकि चार्ली ने बहुत बार कोशिश करी है। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब लुइजा ऑब्वियसली काफी परेशान थी जब इसने बताया कि मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, एंड आफ्टर व्हाइल आई स्टॉप। तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई अब छोड़ो तुम इसे ढूंढना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तुम भी परेशान होते हो, मैं भी परेशान होती हूँ, जब नहीं मिल रहा तो छोड़ो। एंड सो ही लिसन टू हिज वाइफ, उसने अपने बीवी की बात सुनी, एंड ही स्टॉप्ड लुकिंग, राइट, एंड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प। उसने अपने दूसरा जो उसका हॉबी थी, क्या हॉबी थी, फिलेटली स्टैम्प कलेक्शन, वो उसमें दोबारा इन्वॉल्व हो गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन अब फिर कुछ हुआ, अब दोनों मियाँ बीवी ढूंढ रहे हैं एवरी वीकेंड। वीकेंड पे जब इनका ऑफिस ऑफ होता है चार्ली का, तो दोनों मियाँ बीवी, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, लुइजा एंड चार्ली, दे आर लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्यों? क्योंकि इनको प्रूफ मिल गया है कि थर्ड लेवल वाकई एग्जिस्ट करता है। क्या प्रूफ मिला है? माई फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपीयर्ड। चार्ली का एक दोस्त था, है, जिसका नाम है सैम वाइनर, वो गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ किसी को पता नहीं, नोबडी न्यू वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम द सिटी बॉय। लेकिन चार्ली को शक हुआ क्योंकि सैम जो है वो एक सिटी बॉय है, शहर में रहने वाला लड़का, तो इसको शक हुआ किस बात पे? आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। चार्ली का बचपन जो है वो गेल्सबर्ग में गुजरा था, चार्ली का स्कूलिंग जो है वो भी गेल्सबर्ग में हुई थी, तो इसने कई बार ही हैड टोल्ड हिज फ्रेंड सैम अबाउट दिस प्लेस गेल्सबर्ग। चार्ली ने सैम को गेल्सबर्ग के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो बातों बातों में जब वो बताता था तो सैम ने उससे कहा कि भाई मुझे ये जगह मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन तुम इसके बारे में बताते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुन के इतना अच्छा लगता है, जाके कितना अच्छा लगेगा, गेल्सबर्ग बड़ी अच्छी जगह है, राइट। ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, ये सैम ने कहा, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब चार्ली को क्या लग रहा है कि सैम कहाँ चला गया? ही हैज गॉन टू गेल्सबर्ग इन 1894। क्या लॉजिक है? बट दिस इज वॉट ही थिंक्स बिकॉज वन नाइट, अब वो लॉजिक आपको दे रहा है, क्या लॉजिक लगाया उसने? बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। एक रात इसने बताया था कि जब इसकी बीवी ने मना किया कि थर्ड लेवल नहीं मिल रहा तो छोड़ो, अब क्यों ढूंढ रहे हो, एंड ही वेंट बैक टू हिज स्टैम्प कलेक्शन, उसने दोबारा स्टैम्प कलेक्शन शुरू कर दिया था। एक रात ये अपना स्टैम्प कलेक्शन बैठा हुआ देख रहा था, ही वॉज फसिंग, फसिंग मीन्स उबड़, मतलब खकोड़ना, देखना किसी चीज़ को, अपनी चीज़ों को इधर उधर करना। जैसे आपके पास, आपके बहुत से बच्चों के पास टैरो कार्ड का कलेक्शन होता है या WWE के कार्ड्स का कलेक्शन होता है, उसमें देखना खकोड़ना, वही कर रहा था ये भी। ही वॉज फसिंग, ही फाउंड समथिंग। व्हाट डिड ही फाइंड? वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब ये आपसे सवाल पूछ रहा है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम। जब नया कोई स्टैम्प इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं? स्टैम्प कलेक्टर उसे खरीद लेते हैं। कैसे खरीदते हैं? उस नए स्टैम्प को, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो वो उस नए स्टैम्प को खरीदते हैं, ठीक, एंड दे अफिक्स इट ऑन द एनवेलप, उसे चिपकाते हैं एनवेलप पे और अपने आप को मेल कर लेते हैं। मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ, जिस दिन पहले दिन स्टैम्प मार्केट में आता है उसी दिन खरीद के वो ये करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और अपना एड्रेस लिखते हैं। इस डाक खाने से, पोस्ट ऑफिस से उस पर मोहर लगती है जिससे डेट भी प्रूव हो जाती है उस मोहर से, स्टैम्प से, राइट। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। तो ऐसा जो वो लिफाफा, वो लेटर आपके पास आता है उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? एक ब्लैंक पेपर होता है, एंड दे आर नेवर ओपन, दे आर नॉट सपोज टू ओपन, उनको खोला नहीं जाता, वो ऐसे ही रखे जाते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। तो उसी रात जब ये खकोड़ रहा था, उसे जो मिला ये फर्स्ट डे कवर, उसमें एक ऐसा फर्स्ट डे कवर था जो होना नहीं चाहिए था। वो फर्स्ट डे कवर पहले इसके कलेक्शन में नहीं था, एकदम से कैसे आ गया? बट देयर इट वॉज। I was there because someone had mailed it to my grandfather. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. ये फर्स्ट डे कवर कैसे आया चार्ली के कलेक्शन में? अब बताइए। ये ऐसे आया क्योंकि चार्ली के ग्रैंडफादर को किसी ने लेटर लिखा, कब? 1894 में। अब 1894 में लेटर लिख के चार्ली के ग्रैंडफादर को उन्होंने पोस्ट कर दिया, यही फर्स्ट डे कवर। अब वो चार्ली के ग्रैंडफादर के पास आ गया, आगे जाके चार्ली के ग्रैंडफादर ने वो कलेक्शन चार्ली को दे दिया, तो वो चार्ली के पास आ गया, वो चार्ली का पोजीशन है।
तो अभी 1894 में कुछ चेंज अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में चार्ली के ऊपर भी आएगा, चार्ली के कलेक्शन में। तो किसी ने 1894 में जाके एक फर्स्ट डे कवर चार्ली के ग्रैंडफादर को भेजा, वो अब चार्ली के कलेक्शन में भी ऐड हो गया। अगर ये पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको दोबारा अलग से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। Someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. तो उस पर जो एड्रेस पड़ा था वो भी चार्ली के ग्रैंडफादर का था, गेल्सबर्ग का। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, और जुलाई 18 को ये भेजा गया था, राइट, 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट जुलाई 18, 1894 को ये पोस्ट किया गया था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन चार्ली को याद नहीं है कि पहले ये फर्स्ट डे कवर उसके कलेक्शन में था कि नहीं। इसका मतलब ये अभी आया है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। उस पर जो स्टैंप लगा था वो 6 सेंट का, 6 पैसे का स्टैंप था। इट वॉज डल ब्राउन और उस पर पिक्चर इसका था, इट वॉज द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। तो जब फर्स्ट डे कवर वो आया ग्रैंडडैड के पास, तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे कवर को खोला तो जाता नहीं है, तो ग्रैंडडैड ने, इसके ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसे अपने कलेक्शन में डाल दिया, ऐसे ही बिल्कुल इंटैक्ट, खोला नहीं। एंड नाउ व्हेन इट केम टू चार्लीज कलेक्शन, उसने खोल लिया। द पेपर इनसाइड वाज इन ब्लैंक। अब मजे की बात यह है कि अंदर जो पेपर है, जो कि फर्स्ट डे कवर का पेपर ब्लैंक होता है, यहां पे वो ब्लैंक नहीं था, उसमें एक लेटर था। क्या लिखा था लेटर पे? इट रेड, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द लेटर। द एड्रेस ऑन द राइट हैंड साइड इज 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, July 18, 1894. And the letter is addressed to Charlie. You can see the salutation. Charlie, I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. अब जिसने भी लेटर लिखा है वो क्या कह रहा है कि मैं उम्मीद करता था कि तुम जो कह रहे हो, ठीक, तुमने जो मुझे बताया वो सच हो। अब मुझे यकीन भी हो गया इस बात पे कि तुमने अब तक जो मुझे बताया वो सच है। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, चार्ली, दिस इज ट्रू, वॉट एवर यू हैव टोल्ड मी, I found the third level. So he has found the third level. Who? Sam, his friend. He has found the third level. I have been here 2 weeks, and right now someone down the streets at the daily, someone is playing a piano. तो अब सैम बता रहा है कि मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 2 weeks. And right now down the street at the daily, someone is playing a piano. और daily क्या है? It's a bar. ओके, पब, जहां पे लोग शराब पीते हैं, जाके स्टूल पड़े होते हैं। सो समवन इज प्लेइंग अ पियानो एट द डेलीज। वहां आपने देखा होगा पब और बार में थोड़ा सा एक एरिया होता है जहां पे म्यूजिक का अरेंजमेंट भी होता है, कभी कभी कोई डांस कर रहा होता है, एंड समटाइम्स समवन इज सिंगिंग। सो समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, सीइंग नेली होम। तो सारे लोग जो बार में थे वो सब बाहर हैं। जो पोर्च क्या होता है? पोर्च कहते हैं चबूतरा, एक एलिवेटेड जगह होती है घर के सामने, गाँव में बहुत होती है, जहाँ लोग शाम में अक्सर बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। सो ऑल द पीपल ऑफ द पब ऑफ डेलीज, दे आर आउट ऑन द पोर्च, वो चबूतरे पे हैं, क्या कर रहे हैं? दे आर सिंगिंग, सीइंग नेली होम। सो इट इज अ होम कमिंग सॉन्ग। ये सिंबॉलिकल है, किसकी होम कमिंग? चार्ली की। इट इज सिंबॉलिकल। चार्ली, गेल्सबर्ग तुम्हें बुला रहा है, प्लीज कम बैक। इट इज सिंबॉलिकल। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। और मुझे, सैम कह रहा है, मुझे लेमनेड का इन्विटेशन दिया है, नींबू पानी, शिकंजी, किसी ने बुलाया होगा, आ जाओ भाई, नींबू पानी है, पी लो आके। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। एंड नाउ ही इज गिविंग एन इन्विटेशन, ओपन इन्विटेशन टू चार्ली एज वेल एज लुइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। ढूंढते रहो जब तक ना मिले, मुझे उम्मीद है तुम्हें मिल जाएगा। एंड प्लीज कम हेयर, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और ये जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, ये उसको तुम्हें उसका फायदा मिलेगा। इट्स वर्थ इट, यहाँ आना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, यू आर गोइंग टू लव इट। द नोट इज साइंड सैम। और लेटर के नीचे जो ऑथराइज सिग्नेटरी होता है हमारे लेटर टू एडिटर में, यहाँ पे किसका सिग्नेचर है? सैम। इसका क्या प्रूव हुआ? चार्ली क्या प्रूव करना चाह रहा है कि मेरा दोस्त सैम जो है वो गेल्सबर्ग पहुंच गया, ही हैज गॉन बैक इन टाइम टू 1894। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. अब जहां से चार्ली ने अपनी करेंसी चेंज कराई थी, वहां जाके इसे पता चला कि सैम भी आया था। सैम ने क्या किया? सैम ने $800 की करेंसी चेंज कराई। चार्ली ने तो सिर्फ 300 की कराई थी, जिसकी उसे 190 या 195 मिले थे। इसने 800 की कराई, तो 800 के कितने मिले होंगे? 700, ठीक, या 690, तब भी बहुत है भाई, इट इज अ लॉट ऑफ मनी।
that ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. इससे क्या होगा? इससे चार्ली अपना बिजनेस शुरू कर पाएगा। किसका बिजनेस? हे फीड एंड ग्रेन, जानवरों को जो चारा होता है सानी वानी, उसका बिजनेस शुरू करना चाहता था सैम। इसमें तो आराम से सेट हो जाएगा इतने पैसे में। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। तो सैम ने चार्ली को बताया था, ही हैड टोल्ड Charlie a lot of times that he always wanted to start a business of hay feed and grain. वो इस चारे और सानी अनाज वनाज का बिजनेस शुरू करना चाहता था, ये हमेशा उसने बताया था चार्ली को। And he certainly can't go back to his old business. और कोई बिजनेस जो उसका पुराना बिजनेस है वो सैम वहां शुरू नहीं कर सकता। अब चार्ली कह रहा है कि सैम अपना पुराना बिजनेस या पुराना प्रोफेशन वहां पे नहीं कर सकता चालू। क्यों नहीं कर सकता भाई? मैं आज अंडे बेच रहा हूं, मैं पीछे जाके भी अंडे बेच लूंगा, अंडे तो हमेशा थे। लेकिन यहां पे चार्ली कह रहा है कि सैम ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894, नहीं कर सकता। 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉय में चार्ली अपना पुराना प्रोफेशन, अपना पुराना बिजनेस नहीं चला सकता। क्यों? हिज ओल्ड बिजनेस, व्हाई? सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। क्या बिजनेस था सैम का? सैम इसका साइकियाट्रिस्ट है। किसका? चार्ली का। नाउ ही ब्रेक्स टू यू, अब वो सच बताता है कि वो जो दोस्त जिसे बता रहा था वो उसका साइकियाट्रिस्ट है, और वो साइकियाट्रिस्ट उस टाइम में जाके साइकियाट्रिस्ट नहीं बन सकता। क्यों? बिकॉज इन दोज डेज पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे, पीपल वर कॉन्टेंटेड, लोग संतुष्ट थे, उनको किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उनको दिमाग की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जैसे कि मॉडर्न एरा में लोग परेशान रहते हैं, इतने सारे टेंशन है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इतने बोझ हैं, पढ़ाई का बोझ, कमाने का बोझ, घर चलाने का बोझ, नौकरी का बोझ, एग्जाम में पास या फेल होने का बोझ। उस टाइम में कोई बोझ नहीं था, पीपल वर हैप्पी। तो इसलिए चार्ली का पुराना बिजनेस प्रोफेशन तब चल ही नहीं पाता। कौन आता उसके पास? दैट इज वाई। अब आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज और प्रॉब्लम है, यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन and please tell me if you liked this explanation. आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सैम जब उसका साइकियाट्रिस्ट था उसने ऐसा क्यों किया? Now what I have been teaching, what I have perceived, because I have read this entire, I mean you are reading only an excerpt, आप एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहे हैं, मैंने पूरी किताब पढ़ रखी है by Jack Finney, this the third level. So both Louisa and Sam, यानी चार्ली की वाइफ लुइजा और उसका साइकियाट्रिस्ट सैम दोस्त नहीं था, सैम उसका साइकियाट्रिस्ट था, लेकिन वो उसको दोस्त बनने का एक दिखा रहा था कि मैं दोस्त हूं, ताकि वो उसको ट्रीट कर पाए। चार्ली वॉज डिसइल्यूजन, ही वॉज हेलुसिनेटिंग। इसलिए सैम और लुइजा ने दे स्ट्रक अ डील कि हम मिलके इसके जो डिजायर्स हैं उनको किसी दूसरे तरीके से पूरा करेंगे। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, इट इज कॉल्ड रिप्रेशन। रिप्रेशन कहते हैं जब आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो कोई दूसरा रास्ता अपना लेती हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने का। लेट्स से आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट टेल पब्लिकली। कुछ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को पब्लिकली नहीं बता सकते। ठीक, आपकी बहुत सी ऐसी डिजायर्स होती हैं, वो सिर्फ आपको पता होती हैं। तो जब ऐसी डिजायर्स इकट्ठी होती रहती हैं तो रिप्रेशन होता रहता है, तो उनको एक वेंट चाहिए होता है, वरना आप बीमार हो जाएंगे। उनको कोई रास्ता चाहिए होता है निकलने का। ठीक है, तो यहाँ चार्ली के लिए भी ये लुइजा और सैम एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक हिम बिलीव कि हाँ भाई थर्ड लेवल है और मैं यहाँ आ गया हूं, तुम ढूंढते रहो। थर्ड लेवल नहीं है, अब इसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बट लुइजा और सैम उसको ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि हाँ तुमने जो कहा वो ठीक है, सिर्फ उसको ट्रीट करने के लिए, ओनली इन ऑर्डर टू ट्रीट हिम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, थैंक यू, एडियोस।